बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अनम कासिम और आप देख रहे हैं द रियल वर्ल्ड हिस्ट्री। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म और मालूमात में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ड वार एरा के बारे में। नाजरीन, वर्ल्ड वार 2 के इख्तिताम पर कोल्ड वॉर शुरू हो गई। इस जंग में दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स यूएस और सोवियत यूनियन में डिवीजन हो गई थी। ये कोई रवायती जंग नहीं थी जिसमें डायरेक्ट मिलिट्री एक्शंस इन्वॉल्व होते, बल्कि ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान एक आइडियोलॉजिकल बैटल थी, जिसमें दोनों सुपर पावर्स ने अपने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के साथ साथ अपने अलायंसेस बढ़ाए और न्यूक्लियर वेपन्स का बड़ा स्टॉक पाइल किया। और इस चीज़ ने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये छोड़ दिया कि इस बढ़ते हुए आर्म्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स ट्रेंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। स्टालिन से लेकर रेगन तक, आर्म्स रेस से लेकर क्यूबा मिसाइल्स क्राइसिस तक, बर्लिन वॉल से लेकर वियतनाम और कोरिया तक फैली हुई राइवलरी, ये है कोल्ड वॉर की कहानी। नाजरीन, वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होते ही यूरोप दो कैंप्स में डिवाइड हो गया। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट लीडिंग पावर सोवियत यूनियन, जो ईस्टर्न ब्लॉक पर हुकूमत करती थी। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट लीडिंग पावर वेस्टर्न ब्लॉक पर हुकूमत करने लगी। वर्ल्ड वार 2 में 27 मिलियन से ज़्यादा कैजुअलिटीज सफ़र करने के बाद सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने वेस्टर्न बॉर्डर पर बफर जोन्स बनाना शुरू कर दी, क्योंकि सोवियत यूनियन के पास वेस्ट की तरफ कोई भी नेचुरल बॉर्डर नहीं था। सोवियत यूनियन के इस एक्शन पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उसने लिखा, एन आयरन कर्टन हैज़ डिसेंडेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। नाजरीन, दुनिया की कैपिटलिस्ट लीडिंग पावर यूएस एक पोस्ट वॉर सुपर पावर के तौर पर उभरी, जिसे इसकी इकोनॉमी ड्राइव कर रही थी। यूएस अपने अलायंसेस, आर्म्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स के साथ पूरे वेस्टर्न यूरोप पर हुकूमत कर रहा था। नाजरीन, दोनों सुपर पावर्स के दरमियान दुश्मनी का आगाज़ तब हुआ जब स्टालिन ने ईरान से सोवियत मिलिट्री ट्रूप्स को निकालने में देर कर दी और टर्किश स्ट्रेट्स का कंट्रोल हासिल करने के लिए तुर्की को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। सोवियत एक्सपेंशनिज्म को रोकने के लिए यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने ट्रूमन डॉक्ट्राइन पेश की, जिसमें यह तय किया गया कि सोवियत यूनियन पर काबू पाने के लिए ग्रीस और तुर्की में मिलिट्री ट्रूप्स को भेजा जाएगा, और ये आने वाले सालों में कोल्ड वॉर के लिए अमेरिकन स्ट्रैटेजी भी बन जाएगी। इस पॉलिसी को कंटेनमेंट भी कहा जाता था। यूरोप में कम्युनिज्म के फैलने के खौफ से यूएस ने 1948 में मार्शल प्लान को भी इंट्रोड्यूस करवाया। ऐसा ख्याल किया जाता था कि अगर वेस्टर्न यूरोप अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगा तो कम्युनिज्म अपनी पावर लूज कर देगा। इस प्लान के मुताबिक फ्री मार्केट्स की प्रमोशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए $13 बिलियन की फाइनेंशियल एड भी जारी की गई। नाजरीन, वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ईस्टर्न जर्मनी पर सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस ने कब्जा कर लिया, जबकि वेस्टर्न जर्मनी पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। इसी तरह 1948 में बर्लिन भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। स्टालिन ने अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच को बर्लिन से निकालने के लिए बैरियर्स बनाना शुरू कर दिए, जिस पर हैरी ट्रूमन ने फौरी रिस्पॉन्ड किया और स्टालिन को बैरियर्स हटाने पर मजबूर कर दिया। कशीदगियां बढ़ जाने के बाद यूएस और अलायंसेस ने वेस्टर्न जर्मनी को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बना दिया। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न जर्मनी को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। सोवियत इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो कायम की गई, जिसका मकसद सोवियत यूनियन के खिलाफ एक डिफेंसिव पैक्ट के जरिए यूएस, कनाडा और वेस्टर्न यूरोप को एक दूसरे के पास लाना था। नाजरीन, कम्युनिज्म को रोकने के लिए सितंबर 1947 में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA को भी एस्टेब्लिश किया गया। 1949 से लेकर 1952 तक CIA के पर्सोनल्स की तादाद 10 गुना बढ़ गई। इनकी ओवरसीज बेसिस 7 से बढ़कर 47 हो गई और इसका एनुअल बजट भी 4.7 मिलियन से बढ़कर $82 मिलियन तक पहुंच गया। CIA ने उन तमाम डेवलपिंग कंट्रीज में इंटरफेयर किया जहां जहां इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को कम्युनिज्म के मुमकिन रास्ते के तौर पर देखा गया।
1953 और 54 में CIA ने ईरान और ग्वाटेमाला के लीडर्स को हटाकर हाईली अनपॉपुलर डिक्टेटर्स को वहां के लीडर्स मुकर्रर कर दिया, जिनकी बेजा कार्रवाइयों के नतीजे में ये तंजीम बुरी तरह बदनाम हो गई। नाजरीन, ईस्ट एशिया में होने वाले वाक़यात के बाद कोल्ड वॉर जल्द ही एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो गई। 1949 को चाइनीज माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट को लीड किया और चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर कर दिया। यूएस ने इस रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए अपने नए इत्तेहादी जापान के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट को बढ़ा दिया और साथ ही साथ वियतनाम में फ्रेंच कॉलोनियल फोर्सेस को भी सपोर्ट किया, जो वहां की कम्युनिस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स के खिलाफ लड़ रहे थे। 1950 में कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया की फौज को वापस धकेलने के लिए हजारों की तादाद में मिलिट्री ट्रूप्स भेजे। ये जंग 3 साल तक जारी रहने के बाद 1953 में ख़त्म हो गई। इस जंग में 2 मिलियन से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। कोरिया की जंग ने एक ये बात भी साबित की कि कम्युनिज्म पर काबू पाया जा सकता है, ख़ास तौर पर मुस्तकबिल के वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट में। 1953 में स्टालिन की मौत के बाद निकिटा क्रुश्चेव सोवियत यूनियन का लीडर बन गया। नेटो की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करने के लिए वार्सा पैक्ट तश्कील दिया गया, लेकिन क्रुश्चेव जल्द ही एक इश्तियाल अंगेज और गैर मुतवक्किल लीडर साबित हुआ। नाजरीन, 1956 में जब ब्रिटेन और फ्रांस ने इजिप्ट पर हमला किया तो क्रुश्चेव ने उन्हें रॉकेट वेपन्स के साथ खुली धमकी दे दी थी। वो अपने जज्बाती इश्तियाल अंगेजी की वजह से ही जाना जाता था। 1961 में जब यूएस में न्यू प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी पावर में आया तो क्रुश्चेव ने बर्लिन को बचाने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि 1949 तक 2.7 मिलियन से ज़्यादा कम्युनिस्ट ईस्ट जर्मनी छोड़ चुके थे, जिनमें से ज़्यादातर वेस्ट बर्लिन से फरार हुए थे। इसीलिए जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सर्वाइवल के लिए इस शहर को महफूज बनाना बहुत ज़रूरी था, जिसमें आला तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता अफराद दिन ब दिन बढ़ रहे थे। 1961 में वियना के एक इजलास के दौरान क्रुश्चेव ने कैनेडी को बर्लिन खाली करने के लिए 6 महीनों का वक्त दे दिया, लेकिन कैनेडी ने इनकार कर दिया। 12 अगस्त 1961 को क्रुश्चेव ने बर्लिन वॉल बनाने का हुक्म दे दिया। ये ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के दरमियान एक बड़ा बैरियर था, जो शुरू में एक खारदार बाड़ पर मुश्तमिल था, लेकिन जल्द ही कंक्रीट की 12 फुट ऊंची और 100 मील लंबी दीवार में तब्दील हो गया। ये कम्युनिस्ट के लिए हर जगह शर्मिंदगी की वजह बन गई। नाजरीन, प्रेसिडेंट कैनेडी को यहाँ बहुत सी मुश्किलात दरपेश थीं, क्योंकि 1959 के शुरू में क्यूबा पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज ने कब्जा कर लिया था। फिडेल कैस्ट्रो की क़यादत में कम्युनिस्ट ने क्यूबा को यूएस पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलायंस से आज़ाद करना शुरू कर दिया। यहाँ कैनेडी ने सोवियत यूनियन से मदद तो चाही थी, मगर वो कम्युनिस्ट को अपने मुल्क के इतना करीब नहीं देखना चाहता था। कैनेडी ने CIA के ट्रेंड क्यूबन्स के एक ग्रुप को बे ऑफ पिग्स के हमले में इस्तेमाल किया और कैस्ट्रो को इक़्तिदार से हटाने की कोशिश की, लेकिन तब ये हमला एक तबाही में बदल गया जब हमले के सिर्फ 3 ही दिन बाद तमाम इन्वेडर्स ने सरेंडर कर दिया। नाजरीन, ये हमला कैनेडी के लिए एम्बैरेसमेंट का बायस था। इस वाक़े ने क्रुश्चेव को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि उन्हें कैस्ट्रो को बचाने की ज़रूरत है। इसीलिए 1962 में आइलैंड पर न्यूक्लियर मिसाइल्स भेजे गए, लेकिन जल्द ही ये मिसाइल्स अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स के रडार में आ गए, जिसकी वजह से कैनेडी ने नेवल ब्लॉकेज भी बनाना शुरू कर दी ताकि मज़ीद सोवियत शिपमेंट को वहां पहुंचने से रोका जा सके। 1,40,000 से ज़्यादा यूएस मिलिट्री ट्रूप्स को फ्लोरिडा में तैनात किया गया और तारीख में पहली बार यूएस अलर्ट सिस्टम को डेफकॉन 2 तक बढ़ा दिया गया, क्योंकि वो न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहे थे और इस मामले के बारे में निगोशिएट भी किया जा रहा था। नाजरीन, अटलांटिक ओशन में होने वाला ये तसादुम तब एक बड़ी तबाही से बाल बचा और वहीं ख़त्म हो गया जब सोवियत सबमरीन यूएस नेवल ब्लॉकेज के नज़दीक पहुंच गई। यूएस शिप्स ने सबमरीन को दूर रहने का अलर्ट सिग्नल दिया, लेकिन सोवियत सबमरीन के कैप्टन ने न्यूक्लियर टॉर्पेडोज को लॉन्च करने का हुक्म दे दिया।
मगर इसको लॉन्च करने के लिए 3 ऑन बोर्ड ऑफिसर्स का अप्रूवल ज़रूरी था। इन 3 ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर वैसिली आर्किपोव ने न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने से वहीं रोक दिया। अगले ही दिन 28 अक्टूबर को कैनेडी और क्रुश्चेव ने एक एग्रीमेंट किया। कैनेडी ने प्रॉमिस किया कि वो क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। क्रुश्चेव ने भी सोवियत मिसाइल्स को वहां से हटा लिया। दुनिया न्यूक्लियर वॉर से एक कदम फासले पर आकर पीछे हट गई। इस वाक़े और एग्रीमेंट के बाद व्हाइट हाउस और क्रेमलिन के दरमियान कम्युनिकेशन बेहतर हो गई। नाजरीन, अगला बड़ा बहरान वियतनाम में आया, जहां यूएस तकरीबन 1 दहाई से नॉर्थ कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ने में साउथ को सपोर्ट कर रहा था। 1963 में कैनेडी की असैसिनेशन के बाद लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम के साथ एक डील की और ये ख्याल किया कि अगर यूएस ने साउथ को कम्युनिज्म की तरफ फॉल करने की इजाज़त दे दी तो अमेरिका इंटरनेशनल लेवल पर वीक हो जाएगा। इसीलिए जॉनसन ने ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को चूज़ किया, लेकिन उस वक्त तक जंग की मुखालफत बहुत बढ़ गई थी। 1968 में पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट भी अमेरिका में ही हुए, जहां जंग को अनजस्ट करार दिया। जॉनसन ने दोबारा इलेक्शन ना करवाने का फैसला किया और ये जंग अगले 5 साल तक जारी रही। अमेरिका ने नॉर्थ कम्युनिस्ट से विदड्रॉ करते ही साउथ को टेक ओवर कर लिया। इस जंग में 58,000 से ज़्यादा अमेरिकन मारे गए, 2,50,000 से ज़्यादा साउथ वियतनामीज सोल्जर्स और 1 मिलियन से ज़्यादा नॉर्थ वियतनामीज सोल्जर्स मारे गए। साथ ही साथ नॉर्थ और साउथ में 2 मिलियन से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए और हज़ारों की तादाद में लाओस और कंबोडिया में भी लोग मारे गए। नाजरीन, 1964 में सोवियत यूनियन अपने अंदरूनी मसाइल की वजह से दो चार था। क्रुश्चेव की जगह लियोनिड ब्रेजनेव इक़्तिदार में आया। ये दौर करप्शन, नेपोटिज्म और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की वजह से जाना जाता था और सोवियत यूनियन के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा गिर गया था। ब्रेजनेव के नज़रिए की वजह से स्टेट के अंदर फौजी ताकत के साथ साथ इख्तलाफात रखने वालों के दबाव की वजह से मायूसी बढ़ रही थी। इन हालात ने सोवियत यूनियन को अमेरिका के साथ मज़ीद अच्छे ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर कर दिया। वियतनाम और कंबोडिया में बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट के बाद प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन भी ताल्लुकात को स्टेबलाइज करने की कोशिश में था। 1969 के आखिर में प्रेसिडेंट निक्सन और ब्रेजनेव ने स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी साइन की और दोनों तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स को फ्रीज कर देने के लिए भी बात की। ये दोनों तरफ से टेंशन्स को कम करने का बिगनिंग पीरियड था, जो अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल रहा। नाजरीन, 1981 में जब रोनाल्ड रेगन अमेरिका का सदर बना, तब सोवियत यूनियन के साथ निमटने और ताल्लुकात को बहाल रखने की हिकमत अमली टूट रही थी और स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी भी फेल हो गई। 1977 में सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोप में SS-20 बैलिस्टिक मिसाइल्स नस्ब कर दिए और 1979 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। नाजरीन, रेगन की नफरत अंगेज तकारीर इसका ट्रेडमार्क बन गई और सोवियत यूनियन को एन ईवल एम्पायर डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर रेगन की आइडियोलॉजी बहुत वाज़ेह थी। वो एक ऐसी दुनिया चाहता था जहां कौमें तबाही के ख़तरे से आज़ाद हों और इस मकसद में कामयाब होने का वाहिद तरीका ये था कि सोवियत यूनियन को एक नई हथियारों की दौड़ में शामिल कर लिया जाए। सोवियत अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने की पॉलिसी के तहत दबाव में नहीं डाल सकेगा। इस पॉलिसी को पीस थ्रू स्ट्रेंथ कहा जाता था। इस प्रोजेक्ट का मकसद एक न्यू मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना था, जिसमें लेजर्स और स्पेस बेस्ड डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके किसी भी तरह के न्यूक्लियर अटैक को रोका जा सकेगा। रेगन जानता था कि सोवियत यूनियन आईटी टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत पीछे है और इस प्रोजेक्ट को लेकर वो बुरी तरह से एक्सपोज भी हो रहा था। इसी पॉलिसी के मुताबिक बिल्कुल वैसा हुआ जैसा अमेरिका चाहता था। 1958 में सोवियत यूनियन ने इस न्यूक्लियर आर्म रेस को डिस्कस करने के लिए यूएस के साथ निगोशिएट करने पर जोर दिया। नाजरीन, सोवियत यूनियन और यूएस के दरमियान मुज़ाकरात के लिए रेगन इस बार नए सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव से मिला, जो पूरी कोल्ड वॉर का सबसे अहम किरदार साबित हुआ। ईस्टर्न यूरोप में बढ़ते हुए इख्तलाफात और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को फेस करने के बाद गोर्बाचेव जानता था कि ये सब कुछ बदलना चाहिए।
उसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन से निपटने के लिए नई तंजीम साजी को भी मुतारिफ कराया। वो जानता था कि आर्म्स रेस सोवियत इकोनॉमी को तबाह कर रही है और इन सब से निपटने का वाहिद हल यूएस के साथ मुज़ाकरात थे। नाज़रीन, 1985 से 1988 के दरमियान गोर्बाचेव 5 मुख्तलिफ मौक़ों पर रेगन से मिला और हर बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग पर जोर दिया। गोर्बाचेव ने एक कोऑपरेटिव सोवियत लीडर की तरह हैप्पीली यूएस के साथ मुज़ाकरात किए और 8 दिसंबर 1987 में दोनों ने इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी को साइन किया, जिसमें कम और ज़्यादा रेंज वाले हर तरह के मिसाइल को बैन कर दिया गया। इस मुआहदे के तहत 3 साल के अंदर अंदर 2500 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को ज़ाया किया गया। ये एक अहम मुआहदा साबित हुआ जिसमें पहली बार दोनों अफ्रीकैन ने एटमी मिसाइल्स को ख़त्म करने का अहद किया। नाजरीन, जल्द ही गोर्बाचेव की नई इस्लाहात ने सोवियत यूनियन को बेनकाब करना शुरू कर दिया। दिसंबर 1988 में यूनाइटेड नेशंस की एक तकरीर में उसने इस अज़म का इजहार किया कि ईस्टर्न यूरोप में सोवियत मिलिट्री को 500,000 से भी कम कर दिया जाएगा। ये इस बात की तरफ इशारा था कि ब्रेज़नेव की पॉल्यूटेड डॉक्ट्राइन को मज़ीद नाफिज नहीं किया जाएगा। ईस्टर्न यूरोप में नई इस्लाहात की गईं। 1989 में डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के नतीजे में तकरीबन हर कम्युनिस्ट हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया। 9 नवंबर को कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी मॉन्यूमेंट बर्लिन वॉल को भी गिरा दिया गया। इस साल जर्मनी भी रीयूनाइट हो गया। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गई और 15 नई स्टेट्स वजूद में आईं। नाजरीन, यूं कोल्ड वॉर हैरत अंगेज तौर पर बगैर किसी बड़े पैमाने पर खून रेजी के बहुत तेज़ी से ख़त्म हो गई। एक ऐसा जंगी तनाज़ा जो 40 साल से ज़ायद अरसे तक बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर गालिब रहा, अब ख़त्म हो चुका था। नाजरीन, ये थी कोल्ड वॉर की मुकम्मल कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का और माहौल का ख्याल रखिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।